हेलो एवरीवन। फायरशार्क की एथिकल हैकिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे टर्मिनल के बारे में। तो जो टर्मिनल है वो एक कमांड लाइन इंटरफेस है जिसमें हम कमांड्स रन कर सकते हैं और बेसिक काम जैसे कॉपी पेस्ट करना, फाइल्स क्रिएट करना, एडिट करना और कॉम्प्लिकेटेड काम जैसे कि हैक करना, वो सारे के सारे हम टर्मिनल के अंदर से ही कर सकते हैं। तो जब हम अपना टर्मिनल को ओपन करते हैं वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। हो सकता है आपका थीम अलग हो या ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो, तो हल्का फुल्का फ़र्क हो सकता है, पर मोर और लेस हम लोग को टर्मिनल स्क्रीन ऐसा ही दिखता है जिसमें कि हमारा एक यूज़र होगा जिसके नीचे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होगा। अब हम जो है यहाँ पर अगर मैनुअल देखना चाहें, मैन कमांड मैनुअल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने मैनुअल का ही मैनुअल खोल लिया है। तो मैन एक इंटरफेस है, आपको किसी भी चीज़ का मैनुअल चेक करना हो, कमांड के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस पढ़नी हो वो सब कर सकते हो। जैसे कि अगर हम एल कमांड का मैनुअल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो लिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका कोई डायरेक्टरी है उसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उसे आप लिस्ट कर सकते हो एल कमांड से। तो अगर हम एल कमांड यूज़ करके देखें तो हमें खाली लिखना है एल, और जितने भी हमारे फोल्डर्स हैं और फाइल्स हैं इस डायरेक्टरी के अंदर हमें सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, जितने भी हैं। अगर हम देखें ls-a, तो जो a है ये ऑल के लिए स्टैंड करेगा और यहाँ पे हमें हिडन फाइल्स भी दिख रही हैं। अगर हम यूज़ करते हैं ls-l, तो हमें एक लिस्ट दिखती है जिसमें कि हमें सारी फाइल्स की परमिशन भी दिख रही है, उनके ओनर भी दिख रहे हैं और उनका टाइम और साइज़ भी दिख रहा है कि वो कितने बड़ी फाइल्स हैं और उनको किस टाइम पे क्रिएट किया गया था। तो ऐसे ही हम पैरामीटर्स ऐड करते हैं हाइफन लगा के। अब अगर हमें देखना हो कि मैनुअल देखते हैं PWD का, तो PWD है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस भी डायरेक्टरी में भी आप काम कर रहे हो उसको देखने के लिए कि आप कहाँ पे हो, उसको चेक करने के लिए हम PWD कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने PWD इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि ओके मैं होम फोल्डर में हूँ और उसके अंदर जो प्रिय यूज़र है उसके फोल्डर में हूँ मैं। अब मुझे कोई फोल्डर क्रिएट करना होता है तो मैं MKDIR कमांड इस्तेमाल करता हूँ जिसको हम बोलते हैं मेक डायरेक्टरीज। ठीक है। तो अगर मुझे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मैं लिखूंगा MKDIR और उसके आगे मैं फोल्डर का नाम लिखूंगा जो मुझे क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए फोल्डर का नाम का फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। चेक करने के लिए हम ls कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं फोल्डर क्रिएट हो गया है, ये रहा वो फोल्डर जो अभी हमने क्रिएट किया है मेक डायरेक्टरी कमांड से। अब अगर हमें चेंज करना हो डायरेक्टरी तो हम CD कमांड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम किसी और फोल्डर में जाना चाहते हैं। तो अभी मैंने जो है PWD कमांड इस्तेमाल करके देखा तो मैंने देखा कि हम फोल्डर के अंदर आ गए हैं जो भी हमने नया फोल्डर बनाया था। अब अगर हमें यहाँ पे कुछ ट्री देखना हो, ट्री क्या है, आपका कंटेंट्स जो है, आपको जो कंटेंट्स है डायरेक्टरी की उसको एक ट्री फॉर्मेट में दिखाएगा। ठीक है। इसके बारे में आप और पढ़ सकते हो उसके मैनुअल में। इसके साथ हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब आप इसमें मैनुअल में देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम खोलना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर हमें सिर्फ लिखना है ट्री, TREE। अभी हम देख सकते हैं कि इसमें ज़ीरो डायरेक्टरीज़ हैं और ज़ीरो फाइल्स हैं और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है इसमें। ट्री अगर हम -l इस्तेमाल करेंगे यानी कि एक लिस्ट देखने के लिए, उसमें भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, और ट्री -a इस्तेमाल करेंगे तब भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने फोल्डर अभी भी क्रिएट किया है, इसके अंदर कोई भी फाइल्स और फोल्डर्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम CD कमांड इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी पैरामीटर्स के अगर हम CD इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें हमारे डिफ़ॉल्ट यूज़र के होम पेज पे ले जाएगा। यानी कि जो भी हम लोग थोड़ी देर पहले इस्तेमाल कर रहे थे जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड सारे फोल्डर्स थे, हम सीधा वहीं पहुँच जाएंगे। अगर CD के आगे हम स्पेसिफाई करते तो हम उस फोल्डर में जाते, अगर कोई पैरामीटर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे। क्लियर कमांड इस्तेमाल करके हम टर्मिनल की स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। इससे कोई अंडू नहीं हो रहा है, जो कमांड रन हुई थी वो तो होंगी, क्लियर से सिर्फ जो आपका टर्मिनल पर जो भी चीज़ें आउटपुट हुई थी वो सब क्लियर हो जाती हैं। अब अगर हम यहाँ पे ट्री कमांड रन कर सकते हैं तो हमें देखते हैं कि सारी फाइल्स और फोल्डर्स हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स हैं यहाँ पे ये खाली फोल्डर्स हैं। तो अगर मैं ट्री-a का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे सारे हिडन फाइल्स भी दिखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक बढ़िया तरीके से एक ट्री बन के आया है जिसकी बहुत सारे ब्रांचेस हैं कि कौन सा फाइल कौन से फोल्डर पर बिलोंग करता है। अब अगर हमें टच कमांड देखना हो तो टच कमांड चेंज फाइल टाइम स्टैम्प्स। तो अगर आपका कोई एक्सेस या मॉडिफिकेशन टाइम आपको चेंज करना है फाइल का तो आप उसको करंट टाइम पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लिखोगे टच और उसके आगे फाइल का नाम डाल दोगे। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो टच कमांड एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो अभी हम लोग जो है एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करते हैं, हम करते हैं टच कमांड का इस्तेमाल। हम लिखेंगे टच और फाइल का नाम लिखते हैं फाइल। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी नाम रख सकते थे। अब हम लोग अगर लिखें ls करके तो लिस्ट करने के बाद पता चला कि फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब अगर हमें एको देखना हो तो हम उसका मैनुअल देखेंगे। एको में क्या है कि वो जो भी आप कमांड देते हो एको के आगे उसको वो आपके टर्मिनल पे ही एको कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। तो अगर मैं करूँ एको और साथ में मैं लिख दूँ हाय, ठीक है, और मैं इसको अगर एंटर करूँगा तो
हाई जो है डिस्प्ले हो गया है मेरे कमांड के नीचे ही। अब अगर मुझे यही सेम चीज़, जैसे मेरे भी मैंने एको हाई किया है, अगर मुझे इसका जो आउटपुट था वो रीडायरेक्ट करना है किसी और फाइल क्रिएट करने के लिए, तो मैं रीडायरेक्शन सिंबल यानी कि जो ग्रेटर देन का जो सिंबल है ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इससे मैं फाइल 2 क्रिएट कर देता हूँ, जो दूसरी फाइल हो गई अभी। हम देख सकते हैं एको फाइल का जो आउटपुट था हमें स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिया है, वो सीधा का सीधा उस फाइल में चला गया है। अब अगर हमें कुछ फाइल्स का जो है देखना है कि फाइल के अंदर है क्या, तो हम कैट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। कैट यानी कि कंकैटिनेट फाइल्स, और उनका जो आउटपुट है उसको प्रिंट कर देता है हमारे टर्मिनल के अंदर ही। कहीं बाहर कोई और एप्लीकेशन नहीं खुलती है, टर्मिनल के अंदर ही प्रिंट होता है। तो अगर हम कर देंगे कैट फाइल, तो ब्लैंक है, हमने ब्लैंक फाइल क्रिएट की थी। पर अगर हम फाइल 2 चेक करेंगे कैट कमांड से, तो उसमें हाई दिखाई दे रहा है, और ये वही आउटपुट है जो एको हमने किया था। अब अगर हम इसको क्लियर कर देते हैं इस टर्मिनल को फ़िलहाल के लिए, और अगर हमें जो है इसमें कुछ और चीज़ ऐड करनी है, जैसे हमने अभी एको करके हाई किया था उसमें फाइल में, हम अगर कुछ नेक्स्ट लाइन ऐड करना चाहें यानी कि सेकंड लाइन ऐड करना चाहें उसमें, और सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग जो पहले भी हमने की थी फाइल 2 में, तो क्या होगा? अगर हम इसको कैट करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो पहले वाला हाई था वो गायब हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने ये एको किया, तो इसका जो रीडायरेक्शन का आउटपुट का जो था वो न्यू फाइल क्रिएट कर देगा या फिर रिप्लेस कर देगा, वो उसको अपेंड नहीं करेगा, ऐड नहीं करेगा उसमें। अब अगर मैं दोबारा फर्स्ट लाइन ऐड करूँ और फर्स्ट लाइन को आउटपुट जो है रीडायरेक्ट कर दूँ फाइल 2 में, तो फिर से एक नई फाइल क्रिएट हो गई फाइल 2 के नाम से। अगर मुझे कुछ अपडेट करना है, कुछ अपेंड करना है उसमें, तो मैं ग्रेटर देन सिंबल 2 बार यूज़ करूँगा। 2 बार यूज़ करने से वो चीज़ उसके ऐड हो जाएगी, उसके आगे लगेगी। यानी कि अब वो जो है फाइल के अंदर हमें दोनों चीज़ देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई फाइल रिप्लेस हो गई। ये काम आ जाता है अगर हम लोग को कोई लॉग क्रिएट करना है, तो लॉग्स के अंदर हमें ऐसा नहीं कि हमें फ्रेश लॉग हर बार क्रिएट करना है, हमें चाहिए कि लॉग के अंदर ऐड होती रहें चीज़ें। हम जो विम एडिटर है हमारा, ये एक प्रोग्रामर्स का टेक्स्ट एडिटर है। ये भी हम टर्मिनल के अंदर से ही इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें कोई फाइल मैनुअली एडिट करनी है पूरा इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर हम लिखेंगे VI, और अगर हम उसके आगे फाइल का नाम डाल देते, जैसे फाइल 2 थी, तो हमारी फाइल 2 एडिटर में खुल गई है। अभी हम अगर हमें कोई चीज़ एडिट करनी है यानी इंसर्ट मोड में आना है, तो हम आई कमांड का इस्तेमाल करते हैं। आई जो हमारी की है वो दबाने के बाद हम इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। तो मैं सेकंड लाइन के आगे कुछ ऐड कर दिया है, एस्केप दबाने से मैं इसको एस्केप कर सकता हूँ इंसर्ट मोड को। और अगर मुझे कोई थर्ड लाइन ऐड करनी है, तो मुझे थर्ड लाइन में आने के बाद इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा। तो अगर मैं अब आई कमांड की इस्तेमाल करता हूँ और थर्ड लाइन में कुछ एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एस्केप दबा के अगर मुझे चीज़ें सेव करनी है, तो मैं लिखूँगा :WQ, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो :WQ लिखा है, तो वो सेव होकर एग्जिट हो गया। अब अगर मैं कैट कमांड का इस्तेमाल करूँ फाइल 2 को देखने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि जो थर्ड लाइन थी जो हमने अपडेट करा था, जितनी भी चीज़ें, वो सब इस फाइल में सेव हो चुकी हैं। तो ये हम लोगों ने मैनुअली टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल किया जो कि टर्मिनल के अंदर ही था। अब अगर हमें WC कमांड देखना हो, यानी कि जो उसका कितने उसमें लाइंस हैं, वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो सब देखने के लिए हम लोग WC यानी वर्ड काउंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके आप जितने पैरामीटर्स आप देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें WC और हम लिखें फाइल 2, तो हमें पता चलेगा कि इसमें 3 लाइनें हैं, 7 वर्ड्स हैं और 44 कैरेक्टर्स यानी कि लेटर्स हैं, ठीक है। और फाइल 2 हम लोग को नाम दिख रहा है उसके आगे। कुछ पैरामीटर्स ट्राई करके देखें, जैसे कि WC, अगर हम WC के साथ हम लोग लिखेंगे -L, तो हमें दिखेगा कि कितनी लाइन्स हैं उसमें। अगर हम लिखें WC-W, तो हमें पता चलेगा कितने वर्ड्स हैं, और WC-C तो पता चलेगा कितने कैरेक्टर्स हैं। अब एक और कमांड जो हम देख सकते हैं वो है हेड कमांड। हेड का मतलब है कि हमारा जो टॉप है, यानी कि जो पहली वाली, मतलब अगर शुरू से देखो आप, तो जो पहले वाली कुछ लाइन्स होंगी वो हमें आउटपुट में दिखा देगा। एक टाइप से प्रीव्यू मिल जाएगा हमें। डिफ़ॉल्ट से हमें पहली 10 लाइनें देखने को मिलती हैं, बट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं हमें कितनी लाइन्स देखनी है। अगर मैं हेड इस्तेमाल करूँ फाइल 2 पे, तो ऊपर की जितनी लाइन्स हैं सारी दिखेंगी, फर्स्ट 10। पर क्योंकि हमारे फाइल में खाली 3 ही लाइन्स थी, इसलिए वो सारी की सारी प्रिंट हो गई। अब अगर मैं जो उसका नंबर ऑफ़ लाइन्स जो प्रिंट हो रही है उसको मैं कम कर दूँ, तो अगर मैं उसको n जो है उसका 1 कर देता हूँ, और फिर मैं हेड कमांड इस्तेमाल करूँगा, तो मुझे खाली फर्स्ट लाइन यानी कि जो टॉप लाइन है वो दिखाई देगी। सिमिलरली जो हमारा टेल कमांड है वो नीचे का दिखाता है, यानी कि जो लास्ट लाइन्स होंगी, ठीक है। तो अगर हम इसका मैनुअल देखें तो सिमिलर सा है कि आउटपुट द लास्ट पार्ट ऑफ द फाइल्स। टेल, हेड और टेल दोनों होते हैं, वैसे ही है। तो अगर हम टेल कमांड का इस्तेमाल करेंगे, और नॉर्मल करते तो हमें 10 लाइनें दिखती, पर मैं n स्पेसिफाई कर देता हूँ 1, ताकि हमें खाली लास्ट लाइन दिखाई दे। तो जो लास्ट लाइन इसमें है वो है थर्ड लाइन, ठीक है। तो ये हो गया हेड और टेल।
अब जब हम कैट कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पूरी की पूरी फाइल का प्रीव्यू मिलता है। अब अगर ये फाइल बहुत बड़ी है तो ये काफ़ी मैसी हो सकता है। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ सर्च करनी है तो हम क्या करेंगे? तो एग्जांपल के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कैट कमांड जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसके आउटपुट को हम पाइपलाइन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इस कैट कमांड की आउटपुट इनपुट बन जाएगी अगली कमांड के लिए। अगली कमांड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ग्रेप। तो ग्रेप करेंगे और हम लोग जो स्पेसिफाई कर रहे हैं वो लिख देते हैं कंटिन्यूड। तो हमें बेसिकली वो लाइन देखने को मिलेगी जिसमें कंटिन्यूड है। हम तो देख सकते हैं कि ये पाइपलाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है। अब ये ग्रेप कमांड है क्या, तो उसको मैनुअल एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैनुअल में पता चल रहा है कि ये प्रिंट करता है लाइंस जो कि हमारे पैटर्न को जो हमने स्पेसिफाई किया है। अभी हमने लिखा था कंटिन्यूड, तो हमें खाली वो लाइन देखने को मिली जिसमें कि कंटिन्यूड कीवर्ड था। अब अगर हमें कोई फाइल्स कॉपी करनी होती है या मूव करना है उनको, तो हम क्या करें? तो हम लोग चेक करते हैं सीपी यानी कि कॉपी फाइल्स, या फिर डायरेक्टरी किसी फोल्डर को भी आप कॉपी कर सकते हो। सिमिलरली अगर हमें जो है एम वी यानी कि मूव वाला करना है तो उसका मैनुअल भी देख सकते हैं कि मूव करना या फिर रीनेम करना। अगर आप रीनेम करना चाहते हो तब भी हम एम वी कमांड का ही इस्तेमाल करते हैं, कोई सेपरेट कमांड नहीं है रीनेम करने के लिए। जो आपका सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा है कि अगर हमें सी पी यूज़ करना है तो हम लिखेंगे सी पी सोर्स फाइल, उसकी जो पूरा आपका जो पाथ है फाइल पाथ उसके साथ, और डेस्टिनेशन यानी कि आपने बताया सी पी सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल। अब अगर मेरे को चेक करना है कैट कमांड का इस्तेमाल करके फाइल 2 और फाइल 3 के कंटेंट्स क्या हैं, तो वो दोनों सेम है क्योंकि फाइल 2 का ही हमने कॉपी बनाया है फाइल 3 के नाम से। अब अगर हमें मूव करना है किसी फाइल को तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने पहले किया, हम लिखेंगे एम सोर्स फाइल यानी कि फाइल 3 इस बार करते हैं हम लोग, और उसको मूव करते हैं डेस्टिनेशन में। हमारे डेस्टिनेशन में इस बार हम लोग किसी फोल्डर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और हमें फाइल का नाम भी देना पड़ेगा, हम किस नाम से फाइल को मूव कर रहे हैं। हम इस चाहे तो रीनेम कर सकते हैं, मैं इसको भी फाइल 4 बना देता हूँ, ठीक है। अब एल एस कमांड इस्तेमाल करते हैं तो फाइल 3 यहाँ से मूव हो चुकी है, यहाँ पे फाइल 3 नहीं दिख रही है। फोल्डर के अंदर अगर हम लोग एल एस कमांड इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि फाइल 4 है वहाँ पे, यानी कि फाइल 3 जो थी वो रीनेम होकर फाइल 4 बन गई है और उस फोल्डर के अंदर मूव कर दी गई है। तो ऐसे हमने एम कमांड का इस्तेमाल किया। अगर हमें अब आर एम यानी कि रिमूव करना है किसी फाइल को या डायरेक्टरी को, तो हम आर एम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी सिंटैक्स ऐसा ही है कि आप लिखोगे आर एम और इसके आगे जो आपको फाइल डिलीट करनी है, तो हम यहाँ पे करते हैं आर एम स्पेस देके हम लोग लिखते हैं फाइल, तो वो फाइल डिलीट हो गई। ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, ये थ्रैश में नहीं जाएगी, ये सीधी सीधी डिलीट हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान से इस्तेमाल करो। इसको अगर आप गलती से कुछ और डिलीट कर देते हो तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते। किसी फोल्डर को रिमूव करने के लिए हम आर एम डी आई आर का कमांड का इस्तेमाल करते हैं। आर एम डी आई आर की खास बात यह है कि खाली एम्प्टी डायरेक्टरी यानी कि जो फोल्डर खाली है ये सिर्फ उसी को डिलीट करेगा। अगर वो फोल्डर खाली नहीं है तो उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के अगर हम आर एम डी आई आर इस्तेमाल करें फोल्डर के ऊपर तो वो डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर हमें मालूम है फाइल 4 हमने मूव करी थी, वो एम्प्टी नहीं है। अब फोल्डर के अंदर हम लोग जो है चेंज डायरेक्टरी कर लेते हैं, और यहाँ पे जब एल करते हैं हमें पता है कि फाइल 4 यहीं पे है। इस फाइल को रिमूव करने के लिए अगर मैं हाइफन आई भी लगा दूँ साथ में पैरामीटर, तो ये कन्फर्मेशन पूछेगा कि क्या मैं उस फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ या नहीं। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ हो जाती है। अगर आप इस हाइफन आई को इस्तेमाल करने की आदत डाल लोगे तो आप एक्सीडेंटल डिलीट होने से चीज़ों को बच सकते हो। अब हम वापस आ जाते हैं सीडी करके, और यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं उस फोल्डर को डिलीट करने का। तो हम लिखेंगे आर एम डी आई आर और हम जो फोल्डर है यानी कि फोल्डर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब देख सकते हैं वो फोल्डर डिलीट हो चुका है। अगर हमें हिस्ट्री चेक करनी हो यानी कि हमने क्या क्या कमांड्स इस्तेमाल करी हैं अभी तक, उनकी हिस्ट्री चेक करनी है, और अगर हम कमांड्स को रिपीट भी करना चाहें यानी कि इस हिस्ट्री फाइल को हम सेव भी कर सकते हैं किसी और फाइल में और उसको दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अभी हम देख सकते हैं हिस्ट्री कमांड मैंने इस्तेमाल करी तो मुझे दिख रहा है कि कितने कमांड्स मैंने इस टर्मिनल में अभी तक रन किए हैं, वो सीक्वेंस में दिख रहे हैं। अब अगली कमांड जो हम देखेंगे वो है डी एफ। तो उसको पहले मैनुअल चेक कर लेते हैं। डी एफ जो हमें रिपोर्ट देगी फाइल सिस्टम डिस्क यूसेज की, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि कितना हमारे फाइल सिस्टम में यूज स्पेस है, कितना अवेलेबल स्पेस है, कौन से फोल्डर्स या कौन से डायरेक्टरीज में वो स्पेस सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर हम सिर्फ डी एफ लिखेंगे तो हमें हमारा जो आउटपुट है वो दिख जाएगा कि अच्छा ये मेमोरी यूसेज है कौन से फोल्डर का या कौन सी डायरेक्टरी का। पर ये काफ़ी फ्रेंडली नहीं है। ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हम हाइफन एच का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि कितना परसेंट और कितना स्पेस यानी कि 1.3 MB या फिर 1.96 GB अवेलेबल है हमारे पहले UDEV फोल्डर में, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें DF-A और H के साथ यानी कि उसको ह्यूमन रीडेबल और A लगा दिया यानी कि हमें ऑल सारे के सारे फाइल्स देखेंगे, जितने कोई इसमें हिडन फोल्डर्स भी होंगे, हिडन डायरेक्टरीज भी होंगी, वो भी हमें सारी चीज़ें दिखाई देंगी कितना यूज़ हो रहा है हमारे सिस्टम में। तो ये हो गया DF कमांड।
अब हम देखते हैं डब्ल्यू गेट। तो डब्ल्यू गेट जो है एक नॉन इंटरैक्टिव नेटवर्क डाउनलोडर है। इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि नॉन इंटरैक्टिव है, यानी कि ये बैकग्राउंड में भी काम कर सकता है और अगर आपका जो यूज़र है वो लॉग्ड इन नहीं भी है तब भी ये बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। तो अगर आपने एक बार को शुरू कर दिया और आपने सिस्टम से डिस्कनेक्ट भी हो गए हो तो ये बैकग्राउंड में आपका काम करता रहेगा। एक और काफ़ी यूज़फुल जो हमारा कमांड रहता है वो है gzip। तो हम पहले उसका मैनुअल देखेंगे gzip का। तो gzip जो है कंप्रेशन या एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है फाइल्स को। आप बेसिकली कुछ फाइल कंप्रेस कर सकते हो .gz फॉर्मेट में और उनको डीकम्प्रेस भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है अगर आपको किसी फाइल को ट्रांसपोर्ट करना है कहीं पे या स्टोर करके रखना है कंप्रेस करके कि आप उसके कंटेंट्स को ना देख सको। तो अभी हम क्या करते हैं, gzip इस्तेमाल करते हैं फाइल 2 के ऊपर। अब हम जब एलएस करेंगे दोबारा से लिस्ट करेंगे फाइल्स को तो मैं देखिएगा कि फाइल 2 अब कंप्रेस कर जा चुकी है फाइल 2.gz के अंदर। अब अगर इस फाइल को मैं कैट करने की कोशिश करूं तो मेरे को एक आउटपुट ऐसा दिखाई देगा जो कि मैं रीड नहीं कर सकता हूं, मुझे इसका कंटेंट्स नहीं समझ में आ रहा है। तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है कि कंप्रेस कर दो आप फाइल को। अगर मेरे को उसको डी कंप्रेस करना है तो मैं लिखूंगा gzip-d, डी यानी कि डी कंप्रेस। अब मैं फाइल का नाम डालूंगा जो कि है file2.gz। एंटर मारने के बाद ये डीकम्प्रेस हो गई। तो हम देख सकते हैं कि फाइल 2 वापस आ गई है और इसको अगर हम कैट करने की कोशिश करेंगे तो मैं इसका जो नॉर्मल आउटपुट था जो पहली फाइल ओरिजिनली थी वैसी ही दिखाई देगी। अब ये तो हो गई काफ़ी सारी फाइल्स को रिलेटेड कमांड्स। कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स जो हम लोग को सिस्टम रन करने में बहुत ज़रूरत पड़ती है उनकी, वो देख लेते हैं। तो sudo है एग्जीक्यूट अ कमांड एज अनदर यूज़र या फिर एक सुपर यूज़र। ये सिमिलर जैसे हम विंडोज़ में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं किसी चीज़ को, वैसे ही है। तो आप रूट यूज़र की तरह किसी चीज़ को रन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम sudo apt get अपडेट कमांड इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे apt get जो है हमारा पैकेज मैनेजर है, हम यहाँ पे रिपोजिटरीज़ को अपडेट कर रहे हैं। और ये हमें काफ़ी बार कर देना चाहिए। जब भी हम कुछ इंस्टॉल करने से पहले हम लोगों को अपनी रिपोजिटरीज़ अपडेट कर लेनी चाहिए ताकि हमारा जो सिस्टम है वो आउटडेटेड ना रहे और कोई पैकेज ब्रोकन ना हो। अगर हमें कोई चीज़ अपग्रेड करनी है यानी कि हमारा सिस्टम जो है उसको अपग्रेड करना है तो हम लिखेंगे sudo apt get अपग्रेड। इसमें क्या होगा, हमारा जो OS है, जो हमारा लिनक्स है, वो अपग्रेड हो जाएगा पूरा। इसमें जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, वो भी अपग्रेड कर दिए जाएंगे। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल रहता है और दोनों को हम लोग को रन करना पड़ता है sudo की तरह। हम नॉर्मल यूज़र की तरह इसको रन नहीं कर सकते। कुछ चीज़ इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे apt get इंस्टॉल। एग्जाम्पल के हम माल्टी को इंस्टॉल करते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो है ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल था तो उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। अगर आपके टाइम ये इंस्टॉल नहीं होगा तो हो सकता है आपसे आपका पासवर्ड ही पूछे और ये आपसे कंफर्म भी कराए कि आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं। अब अगर हमें कोई यूज़र ऐड करना होता है तो अगर मैं सीधा लिखने की कोशिश करूँ ऐड यूज़र और एक नाम एग्जांपल के लिए लिख देते हैं फायरशाक, तो फायरशाक का नाम यूज़र ऐड करने के लिए ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं है। ये चीज़ sudo ही कर सकता है। sudo की तरह हमने किया ऐड यूज़र फायरशाक, तो अब हमसे ये पूछ रहा है पासवर्ड क्या रखना है वो उस नए यूज़र का। हम पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे और उसका जो पासवर्ड है वो कन्फर्म भी करेंगे। इसके बाद ही हमसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा यूज़र की, जैसे कि नाम और उसका रूम नंबर और बाकी सारी चीज़ें। तो अगर हम वो देना चाहें दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल उनको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और हमारा नया यूज़र क्रिएट हो गया। अगर हमें इसको स्विच करना है तो पहले तो हम जो है अपना सिस्टम को लॉग आउट करके और लॉग इन कर सकते हैं नए यूज़र के थ्रू। ग्रुप्स देखें तो ग्रुप्स जो हैं हमारे जो प्रिय है वो ग्रुप है, उसके ग्रुप्स हैं प्रिय, ADM, डायल आउट, CD रोम, फ्लॉपी, sudo, ऑडियो क्लिप, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। पर जो फायरशॉक है उसका सिर्फ एक ही ग्रुप है यानी कि फायरशॉक। अगर इसे को ऐड करना चाहे तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं किसी और ग्रुप में। फिलहाल ये खाली एक ही ग्रुप का हिस्सा है। अगर हमें स्विच करना है तो हम क्या करते हैं, स्विच यूज़र यानी कि SU, और हम पासवर्ड डाल देंगे फायरशॉक का। तो ये सिर्फ इस टर्मिनल के अंदर ही हमारा यूज़र स्विच हो जाएगा, हमें लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे सिस्टम को। इसका फ़ायदा है कि अगर आप इसी टर्मिनल में कुछ फाइल्स एक्सेस करना चाहते हो दूसरे यूज़र की तरफ तो आप स्विच यूज़र करके कर सकते हो। अब अगर हमें वापस स्विच करना है तो हम जो है दोबारा से SU कमांड का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा यूज़र है जिसके बारे में हम स्विच करना चाहते हैं उसका नाम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं SU कमांड लिख के प्रिय का नाम डाल दूंगा, यहाँ पे उसका पासवर्ड एंटर करूँगा और अब दोबारा स्विच यूज़र हो गया। अब अगर मेरे को यूज़र को डिलीट करना होता है तो क्या करें, तो हम करेंगे sudo del यूज़र और नाम डाल देंगे यूज़र को जो हमें डिलीट करना है। उसके बाद हमें sudo का पासवर्ड डालना पड़ेगा और वो डिलीट हो गया यूज़र। अगर हम ट्राई करते हैं स्विच यूज़र करने की तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यूज़र हमने अभी अभी डिलीट किया है। ठीक है, तो ये आज हमने बहुत सारी टर्मिनल की कमांड्स देखी और सीखी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियोज़ में हम कुछ और सीखेंगे।